बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संस्थाओं का कामकाज और संस्थाओं के कामकाज से संबंधित इस टॉपिक के आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यदि इस टॉपिक से संबंधित आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें वॉच कीजिएगा, उसके बाद आप इस प्रश्नोत्तरी वीडियो पर आइएगा, क्योंकि आप लोगों को तभी आसानी से समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं इसका पहला प्रश्न। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति कौन सा फैसला खुद कर सकता है, यह हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उससे पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या कह सकते हैं, या मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो ये तीनों स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह न तो अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकता है या न ही बहुमत दल के जो प्रधानमंत्री है उसे उसके पद से हटा सकता है, और न ही मंत्रिपरिषद के नेताओं का चयन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। केवल एक कार्य है, वह है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा। हम लोगों ने राजनीतिक कार्यपालिका दो प्रकार से पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत वास्तविक और नाममात्र की। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा कि राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं। तो आइए, जिलाधीश, नेक्स्ट है गृह मंत्रालय का सचिव, नेक्स्ट है गृह मंत्री, और लास्ट है पुलिस महानिदेशक। इसमें आंसर होगा गृह मंत्री, यानी राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, और गृह मंत्री मंत्रिपरिषद के ही सदस्य हैं। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। क्या है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और नेक्स्ट है, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत के पास जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आएगा कै, यानी संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सोचिए, और मौजूदा कानून में संशोधन करने का कार्य कौन कर सकती है। हमारे ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। आंसर होगा संसद, यानी संसद के द्वारा ही मौजूदा कानून में परिवर्तन किया जाता है, नए कानून बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किए हैं। समाचार दिए हुए हैं और सामने मंत्रालय दिए गए हैं, आप लोगों को समाचार से मंत्रालय मैच करने हैं। पहला ऑप्शन है, पहला समाचार है, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। यानी जूट का निर्यात बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वह किससे संबंधित है, वाणिज्य वह उद्योग मंत्रालय से संबंधित बात है। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाए। टेलीफोन सेवाएं यानी संचार सुविधाओं की बात की जा रही है, तो यह मंत्रालय है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित। तो हमारा आंसर होगा 5। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, ऐसा समाचार जारी हुआ है जो सार्वजनिक वितरण के चावल और गेहूं से संबंधित है। तो यह होगा कृषि और खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्रालय से संबंधित, यानी इसका 2 मंत्रालय होगा। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है। पल्स पोलियो की बात यानी स्वास्थ्य की बात हो रही है, यानी इसका आंसर होगा स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आंसर यहाँ पर 3 करेंगे। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। सैनिकों के भत्ते बढ़ाए की बात, तो यह मंत्रालय संबंधित है रक्षा। तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित होने के कारण
ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाने का निर्णय रक्षा मंत्रालय कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोग एक करेंगे। इस प्रकार से मंत्रालयों और उनके द्वारा जारी की गई सूची के बारे में हम लोगों ने उनके मंत्रालयों को मैच किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, यानी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। मामले दिए हुए हैं और उनसे संबंधित संस्था के बारे में हम लोगों को निर्णय लेना है, आंसर देना है। सड़क, सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, और ऐसा सब करने का कार्य होता है कार्यपालिका का। तो हमारा आंसर होगा कार्यपालिका। नेक्स्ट है, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी को सुझाव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो विचार विमर्श करने का कार्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? न्यायपालिका। तो आंसर है न्यायपालिका। भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगी जा रही है। तो सूचना मांगने का अधिकार विधायिका को है, क्योंकि उस सूचना के आधार पर वह नीतियां व नियम बनाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता के द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही जवाब को चुनकर उसके पक्ष में तर्क दीजिए, यानी कारण बताइए। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। नेक्स्ट है, चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता के द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं होती। और लास्ट है, प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव से बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। बच्चों, स्थितियाँ ऐसी है कि हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा के अंतर्गत, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो सीधे प्रधानमंत्री अगर चुना जाए तो उसका भी कोई अधिक औचित्य नहीं होगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है और वह बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख निर्धारणकर्ता भी होता है। तो मंत्रिमंडल पर निगरानी रखने का कार्य वास्तव में वह इस रूप में ही अधिक अच्छी तरीके से कर पाता है। और यदि उसे चुनावी प्रपंच में रख दिया जाएगा, चुनावी गतिविधियों से साथ जोड़ दिया जाएगा, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का निर्वहन करता है, संभवतः वह उस प्रकार से नहीं कर पाए। जो शर्त निर्धारित की गई है लोकसभा में बहुमत दल के नेता की, वह परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त है। तो हमारा आंसर होगा, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत बहुमत वाली पार्टी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसका कारण है कि हमारे संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाए, और इसके कारण भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वह जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 मित्र हैं, वे एक फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में इतना सब कार्य नहीं कर सकता। फिल्म के बारे में अपनी राय दीजिए। यानी किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए मंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है और वह बदलाव लाता है, तो 3 दोस्त उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो इस प्रकार से फिल्में बनती हैं वह मुख्य रूप से आदर्शवाद से संबंधित होती हैं, क्योंकि फिल्मों में जो पूरी पटकथा होती है उसका वास्तविकता से संबंध नहीं होता और कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन के अंतर्गत पूरा बदलाव नहीं कर सकता। और यह बात भी सही है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह शासन व्यवस्था का रुख तानाशाह की ओर मोड़ देता है। तो हम लोग आंसर देंगे कि यह जो फिल्म है वह आदर्शवाद तथा वास्तविकता दोनों स्थितियों पर आधारित है। आदर्शवाद में इस रूप में कि फिल्म की जो कहानी प्रस्तुत की गई है और हीरो के द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा जो सॉल्यूशन किया गया है वह आदर्शवाद को दर्शाता है, लेकिन वास्तविक स्थितियां देश के अंतर्गत बिगड़ी हुई होती हैं जिन्हें इस फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म में दिखाई गई जो समस्याएं हैं वे तो वास्तविक हैं, लेकिन उनका जो हल सुझाया गया है वह
80% तक आदर्श पर आधारित है। हाँ, फ़र्क इतना है कि मुख्यमंत्री के रूप में ये जो नायक है वह इतना कार्य करेगा वह अव्यवहारिक प्रतीत होता है, यानी ज़मीनी स्तर पर ऐसा जो कार्य है वह नहीं कर सकता, वह काल्पनिक है। और दूसरा, राज्य में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहारिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है और ये योजनाएं एक संस्थाओं के द्वारा सही रूप से संचालित हो सकती है, न कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा। अतः केवल एक दिन में ही परिवर्तन लाना और इस तरह का परिवर्तन करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उनमें से 2 छात्राओं से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका को अदा करने को कहा गया। उसने उन्हें विकल्प भी दिया कि यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती हैं और यदि वे चाहें तो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त की नेता हो सकती हैं। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप इनमें से क्या चुनना चाहेंगी? यदि यह विकल्प हमें मिलता है, मुझे मिलता है, तो मैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता के विकल्प को चुनना चाहूँगी, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है, तो प्रधानमंत्री बनकर देश की शासन व्यवस्था संभालना चाहूँगी। तो हमारा आंसर होगा, मैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता की भूमिका चुनूंगी या चुनूंगा, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने सदन का नेता का चुनाव किया जाता है तथा जिस व्यक्ति को बहुमत प्रदान किया जाता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही प्रधानमंत्री होता है और वही व्यक्ति केंद्र में सरकार बनाता है और सरकार का प्रमुख नीति निर्माता होता है। लास्ट क्वेश्चन है, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों के न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। जो आरक्षण की बात हम लोगों ने चैप्टर के प्रारंभ में की थी, उसमें न्यायपालिका की भूमिका को लेकर 3 विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझते हैं इनके माध्यम से कि ये क्या कहते हैं और उसके बाद में हमें बताना है। श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। अंजय का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया। विजया कहती है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बिठाया और आपकी राय में कौन सा विचार सबसे अधिक बढ़िया है? अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो हम लोग कहेंगे कि जो अंजया का विचार था वह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, जिसमें अंजया ने कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करती है और वह इस आदेश के खिलाफ भी अपना फैसला दे सकती थी, लेकिन सरकार ने उसमें संशोधन किया क्योंकि उसे वह आदेश वैध प्रतीत हुआ। तो जिसमें जो चीज़ उसे गलत लगी उसमें उसने संशोधन किया और संशोधन किया आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। तो हमारा आंसर होगा कि अंजय का जो आंसर है, विचार है, वह सही है और सरकार के आरक्षण संबंधी जो न्यायालय ने जो बातें न्याय संगत पाई उसे उन्होंने वैध माना। साथ ही उनमें जो अपेक्षित कमियां थी उन्हें न्यायालय ने सरकार में संशोधन करने का आदेश दिया और न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के सही व्यक्ति तक आदेश का लाभ पहुँचे, यानी जो व्यक्ति वास्तव में पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ही आता है उसे लाभ पहुँचे, उसके लिए आर्थिक आधार को खोजा और उसकी पहचान कर उन्हें लाभ से अलग रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार को निर्देश दिए। तो अंजय का जो कथन है वह न्यायपालिका पर, वह उस आदेश पर न्यायपालिका की भूमिका को सही प्रस्तुत करता है। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने संस्थाओं के कामकाज से संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा की। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।